नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक मॉडल है। इसके अंदर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके अलावा रासायनिक संयोजन के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो परमाणु के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों के अंदर परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु के जो मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, किसका कितना द्रव्यमान होता है, क्या आवेश होता है, वो सब बातें हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये बातें मैंने अपनी पिछली की क्लासों में आपको बता दी है। उन सभी क्लासों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु सिद्धांत की जब भी हम बात करते हैं तो पहला सिद्धांत अपने माइंड में एक ही बात आती है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बात करते हैं। अब क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ से कैसे पुटअप होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहली बात है कि दिया किसने, नाम से क्लियर डाल्टन का दिया हुआ है। कब दिया, ये सन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, 1808 ईस्वी में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिया गया, सन बिल्कुल याद होनी चाहिए, 1808 ईस्वी में। आजकल जब इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस प्रकार से पुटअप होगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 4 बिंदु लिखे होंगे, निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसका मतलब कि इसके जितने भी बिंदु है सिद्धांत के, वो अपने को कंटेस्ट मुँह जवानी याद होने चाहिए। पहला बिंदु क्या था इसका कि पदार्थ या द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरे बिंदु की बात करें कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित रासायनिक अनुपात में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु अविभाज्य कण होता है जिससे न तो उसका निर्माण किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके पहले बिंदु को हम लिखेंगे कि पदार्थ या तत्व। पहला बिंदु है इसका पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता। तीसरा कि एक तत्व के सभी परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, जो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक ही तत्व का मतलब क्या है। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C612, C613, C614। तो आइए हो गए। तो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते। ध्यान रखना ये बात डाल्टन के अकॉर्डिंग है।
प्रश्न आता है कि परमाणु की परिभाषा देते हैं, तो यहाँ तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे हम विभाजित तो नहीं कहते उसे हम परमाणु कहते हैं, लेकिन परमाणु की रियल में परिभाषा क्या होती है? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे हम परमाणु कहते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवें बिंदु की बात करें, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और छठे पॉइंट की बात करें, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित किया जा सकता है न उसका विनाश किया जा सकता है। परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिसका क्या लिखा है? परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिसका या जिसे रासायनिक अभिक्रिया में सर्जित या विनाश नहीं किया जा सकता। यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो फोकस करना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे पुटअप हो जाते हैं। कि देखो ये बात तो आप जानते हो कि परमाणु की खोज का श्रेय, क्योंकि हेरेसी कर्नाड और डेमोक्रिटस ने भी परमाणु के बारे में बताया था, अविभाज्य कण के बारे में बताया था, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो परमाणु की खोज का श्रेय सीधा किसको जाता है? इन्हीं को जाता है, डाल्टन को। और ये परिभाषा आपको याद है, इन दो पॉइंट पर गौर करना, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं। और परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण जिसे रासायनिक अभिक्रिया में सर्जित या नष्ट नहीं किया जा सकता, विनाश नहीं किया जा सकता। देखो रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, नियम तो 3-4 है, लेकिन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग हमें दो के बारे में विशेष अध्ययन करना है। तो एक तो हम बात कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जस्ट मैं इसके बाद बताऊंगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो छठा बिंदु है डाल्टन का, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। छठा बिंदु है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। और एक इसमें आता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्या लिखा है? स्थिर अनुपात का नियम। जो किसने देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवासियर ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो वो कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों से किसी यौगिक का निर्माण होता है, तो चाहे उसको किसी विधि से प्राप्त किया जाए या किसी स्रोत से बनाया जाए, उन तत्वों का अनुपात है वो सदैव स्थिर होता है। तो ये कौन से नियम की व्याख्या करता है? ये डाल्टन के इस 5वें बिंदु की व्याख्या करता है। उम्मीद है ये चीज़, जो दो चीज़ें मैं आपको विशेष बताना चाह रहा था, वो समझ में आ गई। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर पूर्णतः लागू होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं, फटाफट उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद वो आगे बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। इसके बाद अपना जो मेन फोकस है वो द्रव्यमान संरक्षण के जो दो नियम मैंने अभी बताए थे उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो बात कर रहे हैं द्रव्यमान संयोजन के नियम। क्या लिखा है? द्रव्यमान संयोजन के नियम। पहला नियम हम बात करें यहाँ पे, द्रव्यमान
संरक्षण का नियम। और दूसरे नियम को अगर समझें तो वो होता है आपका स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान में, स्थिर अनुपात का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे इससे क्वेश्चन अपने को बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेवासियन ने 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में दिया था। तो पहली बात, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? एंटोनी लेवासियन ने, रसायन विज्ञान का जनक इसी को कहते हैं, ने दिया 1789 ईस्वी में। नियम क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो सर्जन किया जा सकता है ना उसका विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो सकता है, ये था। और सबसे विशेष बात है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ये बात की जाती है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है और अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाती है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे ही होती है। तो क्या लिख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो सर्जित किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो सर्जित किया जा सकता है, न ही उसका विनाश। तो इस नियम के अनुसार, लाइन बिल्कुल याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो सर्जित किया जा सकता है न ही विनाश। अब यहाँ पर बात याद क्या करनी है वो समझना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये बात बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान होगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आपको समझाता हूँ। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? उत्पाद का द्रव्यमान। यही ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही हमें उत्पाद का द्रव्यमान प्राप्त होगा। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे अपने पास था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो जितना द्रव्यमान कैल्शियम कार्बोनेट का होगा उतना ही द्रव्यमान इन दोनों का होगा। समझते कैसे? कैल्शियम का द्रव्यमान कितना लिखा था आपको याद हो तो परमाणु द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 में 32 होती है 48। इन तीनों को टोटल करोगे तो कितना गया? 100। मान लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम लिया? 100 ग्राम। अब मैंने इसको गर्म किया तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्राप्त हुआ। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया? 56। CO2, ये तो आपको एडजेक्टिव याद हो गया होगा। CO2 का कितना होता है? 44। तो 40 प्लस 44 बराबर कितना हो गया? 100 ग्राम। तो सीधी बात है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का द्रव्यमान होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और इसी के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया को कौन से नियम के आधार पर संतुलित की जाती है? रासायनिक अभिक्रिया को कौन से नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है? तो आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के आधार पे। तो ये एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ विशेष कि इस नियम के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया
इस नियम के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता। तो रासायनिक संयोजन का पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। मैंने जो बता दिया, क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे वो आपके बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान दे दिया, इधर CO2 का दे दिया, बोला इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितनी बनेगी, तो इसके आधार पर हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम है कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 ईस्वी में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। अब देखो, इसको अब आगे बात करते हैं। दूसरा नियम लेते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, पहली बात तो दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 ईस्वी। सन यहाँ कोई विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। अब मेन बात है कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक का निर्माण जब 2 या 2 से तत्वों से होता है तो यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। तो क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2, इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक, इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है तो यौगिक में इन तत्वों का अनुपात, यौगिक में इन तत्वों का अनुपात, यौगिक में इन तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो कहने का मतलब है कि जब यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से होगा तो उस यौगिक में जो तत्वों का अनुपात है वो सदैव स्थिर होगा। जैसे अगर जल की बात करें तो चाहे आप जल कहीं से भी प्राप्त करो, समुद्र का जल हो, वर्षा का जल हो, नाली का जल हो, नल का जल हो, उनमें जो तत्व है उनका अनुपात सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी कारण से इस नियम को क्या दिया गया, स्थिर अनुपात का नियम। या इसको और लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। चाहे तुम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं जो अपनी एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज में दे रखा है, किसी भी यौगिक में क्या लिखा है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, सहयोग करते हैं कि बच्चों, तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में सहयोग करते हैं। अब ये एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जल का, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जल का। जल की समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण लिखेंगे, पहली बात रखना H2 प्लस O लेते हैं, O ऐसा लिखते नहीं, इस कारण से O यहाँ पे लेते हैं तो 2 ये लेंगे और आपका क्या बन गया, 2H2 बन गया।
H2O प्लस O2 से 2H2 बन गया। अब देखो हमें पता है एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक तो 4 का 4 हो जाएगा। तो सपोज किया कि 4 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ली, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32, तो 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो गई। तो एक जल का होता है 18 दूनी 36 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन जब क्रिया करेगी तो 36 ग्राम आपको जल प्राप्त होगा। अगर इसको अनुपात के रूप में लेंगे, इसको अनुपात के रूप में लोगे तो क्या आएगा आपका 1:8, 1:8 आपको प्राप्त होगा। और इसको भी अगर अनुपात के रूप में रहेगा तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अर्थात यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होगा, चाहे जल को किसी भी विद्युत स्रोत से प्राप्त किया हो। इस लैंग्वेज में चाहे तो हम ये लिख लें कि यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होगा, चाहे जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितने पुटअप होंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाएगा कि जैसे अगर 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है तो उसके साथ कितनी ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी 8, तो कितना ग्राम जल प्राप्त होगा 9। क्वेश्चन दे दिया आपको इस प्रकार से देगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाती है। तो जो समझना है कि 1 के साथ 8 ग्राम करेगी, तो 2 के साथ 16 और 3 के साथ 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाती है। तो 1 ग्राम के साथ क्रिया करती है 8 ग्राम, तो 2 के साथ करेगी 16, तो 3 के साथ 24। दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया कि 9 ग्राम जल के, अगर जल को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 9 ग्राम जल के विखंडन से 9 ग्राम जल के विखंडन से कितने ग्राम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, कितने ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो सीधी बात है कि आपके पास जल कितना है 9 ग्राम, कितना है नजर नहीं आता तो यहाँ कर देते हैं, क्वेश्चन यहाँ दिख गया। तो आपके पास जब जल कितना दिया है 9 ग्राम जल है, तो सीधी बात है इसका आप गठन करोगे तो अनुपात ये 9 का प्राप्त होगा जब ये 1:8 हो। इसका मतलब हाइड्रोजन है वो आपको 1 ग्राम प्राप्त होगा और ऑक्सीजन है वो आपको कितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, दिखने में इजी लगते हैं लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बात करें एग्जाम्पल में अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन क्या होती है N2 + 3H2 से 2NH3 बना। इसका मतलब एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 28 लिखा 28 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 दूनी 6 का कितना होगा 6 ग्राम, अमोनिया का कुल कितना 17 दूनी 34 ग्राम। अब इसका अनुपात लो तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे काटोगे तो यह आ जाएगा 14:3 और ये कितना हो जाएगा 17। नॉर्मली हम इन तत्वों की बात करते हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन 14 अनुपात में होगा तो हाइड्रोजन 3 अनुपात में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अमोनिया का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 होगा। कितना होगा 14:3 होगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात लिख दो, ये लाइन से है तो
अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 होगा। क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये देख लेना, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की। बहुत बार क्वेश्चन को हम रट लेते हैं कि 14:3, अमोनिया का मतलब 14:3। अगला क्या करे, पहले हाइड्रोजन दे दे और फिर नाइट्रोजन दे दे, तो वहाँ गलती हो जाती है। एक और एग्जाम्पल ले हम, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की बात कर लें तो कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनेगी, CO2। कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनती है, CO2। कार्बन कितना ग्राम हो जाएगा, यहाँ 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम, और ये कितना बनेगा, 44 ग्राम। अब आप इनको काटोगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3:8 कितना हो गया, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ एक लाइन लिख सकते चाहे तो कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के, CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 3:8 होता है। 3:8 होता है। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन था, टॉपिक था अपना स्थिर अनुपात का नियम। क्या लिखा मैंने, स्थिर अनुपात का नियम। ये पूरा आपके माइंड में फिट बैठ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लें, स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 ईस्वी में ये दिया। ठीक है, सीधी सी बात है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी यौगिक में तत्व होते हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में सहयोग करते हैं। कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, सहयोग करते हैं, जोड़ते हैं। बिल्कुल ये पॉइंट याद होने चाहिए। जब किसके निर्माण की बात कर रहे हैं, जब हम किसके निर्माण की बात करें, जल की बात करें, तो जल के निर्माण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जल के निर्माण में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8। जैसे ये 2 सवाल मैंने आपको यहाँ समझा दिए। इस प्रकार से सवाल पुटअप किए जा सकते हैं घुमा फिरा के। इसके अलावा अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, सदैव 3:8 होता है। 3:8 होता है। इसके बाद अब आते हैं हम परमाणु के जो विशेष मॉडल। तो परमाणु के विशेष मॉडल में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सोचने की बात है कि जब डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कहा, उसके बाद इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। पहले इलेक्ट्रॉन की हुई थी, फिर प्रोटॉन की खोज हुई थी, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो इनकी खोज के लिए कुछ प्रयोग किए गए, और विशेषकर जो प्रयोग किए गए थे जिससे कैथोड किरणें और एनोड किरणों के बारे में खोज हुई थी। और कैथोड किरणें होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में मानते हैं, और एनोड किरणें हैं जिसको हम प्रोटॉन या कैनाल किरणें भी कहते मानते हैं। तो इनकी खोज हुई। इसके अलावा विशेष यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, एनोड किरणों के मुख्य गुण, मुख्य लक्षण, और कैथोड किरणों के मुख्य लक्षण जिसकी हम बात करेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद अब आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो परमाणु के जो मौलिक कण, या जिसको हम अपरमाणु कण कहते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली इनकी खोज नहीं होती, इसके लिए एक प्रोसेस हुआ था। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले परमाणु के मौलिक कणों की खोज। परमाणु के मौलिक कणों की खोज। क्या लिखा है, परमाणु के मौलिक कणों की खोज। आपने पढ़ा होगा तो इनके लिए एक प्रयोग किया गया था, विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग, जिसमें एक तरफ 2 धातु के लगे हुए थे। तो एक एनोड के रूप में कार्य कर रहा था और एक कैथोड के रूप में कार्य कर रहा था। तो पहली बात तो ये दोस्तों, परमाणु के मौलिक कणों की खोज में जो प्रयोग किया गया था, क्या नाम था उसका, विद्युत विसर्जन
नलिका प्रयोग। अब सीधी बात है कि कैथोड से कैथोड किरणों की खोज हुई थी और एनोड से एनोड किरणों की खोज हुई थी, तो इनकी गुण संबंधी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम वो लिख लेते हैं कि कैथोड किरणें, पहला हम यहाँ लिखते हैं कैथोड किरणें। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, और इसी के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो कैथोड किरणें खोज किसने की थी इसकी? जे थॉमसन ने। अब देखो यहाँ पर कैथोड किरणों के मैं कुछ बिंदु लिख रहा हूँ, वो समझ में आनी चाहिए। एक तो कैथोड किरण और एक एनोड किरण, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो कैथोड किरण की बात करें, सबसे पहले ये सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, और तीसरा इन पर चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं इनको, तो इन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 3 बिंदु है। चौथा बिंदु याद रखना है कि इन किरणों के लिए E/m, क्या लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E/m अर्थात आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात समान होता है। अर्थात ये जो कैथोड किरणें होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कैथोड किरणें पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, जबकि एनोड होती है वो निर्भर करती है। ये विशेष अंतर है। तो पहला लिखते हैं कि कैथोड किरणें ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें के लिए क्या लिखा है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा बिंदु याद होना चाहिए कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। इसके अलावा नेगेटिव होती है, अर्थात इन पर ऋणावेश होता है। यहाँ क्या लिखा मैंने? नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है? इन पर ऋणावेश होता है। और अगले बिंदु की जब बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन कणों का E/m, E का मतलब आवेश और m का मतलब द्रव्यमान। इन कणों का आवेश बट्टा द्रव्यमान E/m का मान, E/m का मान समान होता है। E/m का मान समान होता है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करती। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें। अर्थात ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं, अर्थात ये पदार्थ की प्रकृति पे क्या निर्भर नहीं करती है। तो ये बातें जो हमने किसके लिए लिखी थी? कैथोड किरणों के लिए। दूसरी किरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको याद करना, या तो हम इसको बोलते हैं एनोड किरणें, या इनको कैनाल किरणें, या इनको धन किरणें कहते हैं। विशेष बात है कि इनके बारे में किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने, और इन्हीं को प्रोटॉन के रूप में फिर माना गया। गोल्डस्टीन ने 1886 में, कब? 1886 के बारे 86 में इसके बारे में बताया था। एनोड किरणें, कैनाल किरणें, धन किरणें किसने बताई? गोल्डस्टीन ने। अब देखो यहाँ से बिंदु आप समझना, पहला बिंदु सेम है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। तीसरा बिंदु अंतर है, यहाँ ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये धन है, तो ये पॉजिटिव होती है, अर्थात धनावेशित होती है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन कणों का E/m आवेश अपन द्रव्यमान का मान, आवेश अपन द्रव्यमान का मान है, वो नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिख लेते हैं नंबर 1, पहला पॉइंट है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। तीसरा
पॉजिटिव होता है, धनावेशित होती है, पॉजिटिव इसका मतलब क्या होती है, धनावेशित होता है। और चौथा बिंदु है कि इस किरण का, वो मैं यहीं इसके सामने यहाँ लिख देता हूँ, नीचे स्पेस कम रहेगा, कि इनका आवेश अपॉन द्रव्यमान, आवेश अपॉन द्रव्यमान को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, E अपॉन एम। इनका आवेश अपॉन द्रव्यमान अनुपात नली में भरे, इनका आवेश अपॉन द्रव्यमान का अनुपात नली में भरे या नलिका में भरे हुए की बात है, नलिका में भरी हुई, नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात जो एनोड किरणें, जो केनाल किरणें हैं, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ये निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा एक बात और कर लेना, कैथोड किरणें और एनोड किरणें होती है, दोनों की ही प्रकृति द्रव्य होती है। क्या होती है, द्रव्य होती है। जैसे गामा किरणें पढ़ी होगी, गामा किरणें अद्रव्य होती है, गामा किरणें अद्रव्य होती है, जबकि कैथोड और एनोड किरणें है वो किस रूप में होती है, द्रव्य के रूप में होती है। तो एक बार विशेष इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें परमाणु के 3 मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और निल्स बोर मॉडल के बारे में बात करेंगे। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पुट, थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन आता है, और आने के बाद वो क्वेश्चन हम क्या कर देते हैं, आते हुए भी गलती, क्योंकि कुछ माइनर मिस्टेक होती है जो अपने को इनके बारे में पता नहीं है, तो उसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।